Good morning, dear students. Today we are going to study our chapter number 9, Kings and Chronicles from class 12 History. First of all, introduction. The rulers of the Mughal Empire saw themselves as appointed by divine will to rule over the people. मुग़ल साम्राज्य के जो रूलर्स थे, शासक थे, उन्होंने अपने आप को डिवाइन विल यानी देवीय इच्छा से नियुक्त कहा कि मुग़ल शासकों को ईश्वर का आशीर्वाद से लोगों के ऊपर रूल करने का अधिकार मिला है, ऐसा उन्होंने कहा। दे स्टार्टेड द प्रोपेगेंडा ऑफ देयर डायनेस्टीज़ बाय राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्रीज़। इसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया उनकी डायनेस्टीज़ का, मतलब अपने राजवंश का, कि उनके राजवंशों के बारे में डायनेस्टिक हिस्ट्री या राजवंशीय इतिहास लिखा जाए। तो उन्होंने अपने राजवंश के बारे में, मुग़ल राजवंश के बारे में राजवंशीय इतिहास लिखवाना शुरू कर दिया। द मुग़ल किंग्स कमीशनड कोर्ट हिस्टोरियंस टू राइट अकाउंट्स ऑफ देयर अचीवमेंट्स। मुग़ल बादशाहों ने दरबार के इतिहासकारों को नियुक्त किया कि वो उनके जो भी अचीवमेंट्स या जो भी उन्होंने जो काम किए हैं, ठीक है, उनकी उपलब्धियों को एक क्रॉनिकल के रूप में या अकाउंट के रूप में लिखे। दीज अकाउंट्स रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द एम्परर्स टाइम। ये सारे अकाउंट्स या वृत्तांत जो थे वो बादशाह के समय की जो भी घटनाएं थी उनको रिकॉर्ड करते थे। द राइटर्स कलेक्टेड वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू हेल्प द रूलर्स गवर्न देयर डोमेन। तो जो भी हिस्टोरियंस थे या राइटर्स थे, उन्होंने बड़ी वास्ट अमाउंट में, बड़ी विशाल मात्रा में सूचनाएं इकट्ठी करनी शुरू कर दी, ताकि जो बादशाह था उसको अपने राज्य के ऊपर या जो भी उनका डोमेन था उसके ऊपर रूल करने में आसानी हो। मॉडर्न हिस्टोरियंस हु राइट हिस्ट्री इन इंग्लिश हैव टर्म्ड दोज अकाउंट्स एज क्रॉनिकल्स। आधुनिक इतिहासकारों ने, जिन्होंने उन इतिहासों को इंग्लिश में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, ऐसे राइटर्स ने, ऐसे लेखकों ने उन अकाउंट्स को क्रॉनिकल का या इतिवृत्त का नाम दिया है। क्यों दिया है? बिकॉज द अकाउंट्स गिव इन्फॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो इसलिए दिया है क्योंकि ये सारे जो अकाउंट्स थे, वृत्तांत थे, वो सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी अनवरत कालानुक्रम में या कालक्रमिक क्रम में सारी जानकारी देते थे। मतलब सारी जानकारी वो ऑर्डर से देती थी, सीक्वेंस में, इसलिए इनको क्रॉनिकल्स कहा गया। क्रॉनिकल्स आर इंडिस्पेंसेबल सोर्सेस फॉर एनी स्कॉलर्स विशिंग टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स। तो क्रॉनिकल या इतिवृत्त जो है बड़ा अनिवार्य स्रोत है किसी भी स्कॉलर्स के लिए या किसी भी विद्वान के लिए जो चाहता है कि वो मुग़लों का इतिहास लिखे। दे वर ए रिपोजिटरी ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मुग़ल स्टेट्स। ये सारे एक तरह से मुग़ल स्टेट के या मुग़ल एम्पायर के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे या संस्थाएं थी, उनके बारे में एक तरह का खजाने का काम करते थे। दे वर इंटेंडेड एज कन्वेयर ऑफ मीनिंग्स दैट द मुग़ल रूलर्स सॉट टू इम्पोज ऑन देयर डोमेन। और वो इस इरादे या उद्देश्य से बनाए गए थे कि जिस इरादे से मुग़ल बादशाह अपने साम्राज्य में जिन्हें वो मुग़ल बादशाह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने डोमेन में या राज्य में लागू करवाना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है द नेम मुग़ल एंड ए ब्रीफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मुग़ल्स। मुग़ल शब्द और जो मुग़ल शब्द है उसका बड़ा संक्षिप्त में राजनीतिक या इतिहास है, जो उसको समझेंगे मुग़ल शब्द के बारे में। द टर्म मुग़ल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मंगोल। मुग़ल शब्द मंगोल शब्द से जन्मा है। बट द मुग़ल किंग्स डिड नॉट कॉल देमसेल्व्स एज द मुग़ल्स। लेकिन मुग़ल किंग्स अपने आप को कभी भी मुग़ल नहीं कहते थे। दे कॉल देमसेल्व्स एज तिमूरिड्स, और उन्होंने अपने आप को तिमूरिड्स या तैमूर के वंश का कहा। द डिसेंडेंट्स ऑफ द टर्किश रूलर तिमूर ऑन द फादर्स साइड। मुग़ल जो थे
वो अपने फादर्स की साइड से यानी पिता के वंश की तरफ से जो तुर्की का सुल्तान था तैमूर, उसके वंशज थे। इसीलिए वे अपने आप को तैमूरिड कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे, ना कि मंगोल या मुगल्स। ड्यूरिंग द 16th century, Europeans used the term Mughal to describe the branch of the family of तिमूर। 16वीं सदी के दौरान कुछ यूरोपियन इतिहासकार थे जिन्होंने मुग़ल शब्द का प्रयोग किया, जो कि तैमूर की फैमिली की एक शाखा के रूप में उन्होंने कहा। द फेमस नेम मोगली, द यंग हीरो ऑफ रुडयार्ड किपलिंग्स जंगल बुक, इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इट। जो एक प्रसिद्ध कहानी है या प्रसिद्ध किताब है जंगल बुक, जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी, उसका जो सबसे प्रसिद्ध हीरो था मोगली, वह ये मुग़ल से ही निकलकर या उसकी मुग़ल शब्द से ही उसका जन्म हुआ है, मोगली शब्द का। तो अब बात करते हैं मुग़ल एम्पायर के जो सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट जो रूलर्स थे उनके बारे में। सबसे पहले ज़हीरुद्दीन बाबर, इनका जो रूलिंग टाइम था 1526 से 1530। ज़हीरुद्दीन बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर। ज़हीरुद्दीन बाबर मुग़ल एम्पायर के या मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे। ही वाज रिलेटेड टू गेंगिस खान फ्रॉम हिज मदर साइड एंड टू तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड। तो बाबर जो था वो अपनी माता की तरफ से चंगेज़ खां का और पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था। ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज होमलैंड फरगना बाय उज़्बेक्स। तो उसके जो होमलैंड थी या गृह राज्य जो था फरगना से उज़्बेकों द्वारा उसे बाहर निकलवा दिया या उसको खदेड़ दिया गया, मतलब वो अपने होमलैंड से बाहर हो गया। उज़्बेकों ने उन्हें वहाँ से हमला करके वहाँ से निकाल दिया। ही फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज एट काबुल एंड देन इन 1526 मूव्ड फर्दर इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट in search of territories and resources to satisfy the needs of his clan। तो वहाँ से जब वो निर्वासित हो गया तो वो कहाँ गया, पहले काबुल गया और वहाँ वो अपने आप को उसने इस्टेब्लिश किया, वहाँ अपनी सेना वगैरह तैयार की। उसके बाद देन इन 1526 में वह भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आता है और जो कि नए राज्यों की तलाश में और नए नए रिसोर्सेज की तलाश में आता है, ताकि वो अपनी जो भी नीड्स थी उस अपने वंश के बारे में, वंश की जो भी नीड्स थी उसको वो सेटिस्फाई या संतुष्ट कर सके। ही फाइनली डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, एंड फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर। तो अंत में वह पानीपत की पहली लड़ाई में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी, इसमें वह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा देता है और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का सबसे आखिरी शासक था। सल्तनत काल जो था 1206 से 1526 जब चला, तो इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का आखिरी रूलर, अंतिम रूलर था और बाबर ने इस तरह से सल्तनत काल का अंत कर दिया और न्यू डायनेस्टी जो कि मुग़ल डायनेस्टी थी या मुग़ल एम्पायर, उसकी स्थापना कर दी। दूसरा बादशाह था नसीरुद्दीन हुमायूं। तो इसका शासनकाल था 1530 से 1540 एंड 1555 से 1556, मतलब लास्ट में केवल 5-6 महीने ये रूल कर पाता है। ओके, सुनिए। बाबर वाज सक्सीडेड बाय हुमायूं एंड एज द मुग़ल रूलर इन 1530। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं मुग़ल रूलर बनता है 1530 में। बट शेरशाह सूरी, एन अफगान लीडर, डिफीटेड हिम बैडली इन द बैटल ऑफ चौसा in 1539 and the battle of Kannauj 1540 and drove him to exile। तो 1530 में बाबर वो हुमायूं गद्दी पे बैठता है, लेकिन एक अफ़गान जो नेता था शेरशाह सूरी, उसने 2 लड़ाइयों में, जो कि
पहली थी बैटल ऑफ चौसा, चौसा की लड़ाई 1539 में हुई, और दूसरी कन्नौज की लड़ाई जिसमें जो कि 1540 में हुई थी। दोनों लड़ाइयों में हुमायूं को बुरी तरह वो पराजित करता है और उसको मतलब दिल्ली छोड़ने पे मजबूर कर देता है, वो उसको निर्वासित कर देता है, दिल्ली से वो भाग जाता है। हुमायूं टुक रिफ्यूज इन द कोर्ट ऑफ सफाविड रूलर ऑफ ईरान, फिर वो दिल्ली से भाग के ईरान चला जाता है जो कि और सफाविड रूलर ये सफाविड बादशाह के यहाँ पर जाकर वो शरण लेता है। हुमायूं डिफीटेड सिकंदर शाह सूरी इन द बैटल ऑफ सरहिंद जो कि हुआ था 22 जून 1555 में, एंड रीगेन्ड हिज एम्पायर। उसके बाद लगभग 15 साल बाद वो वापस आता है और वह सिकंदर शाह सूरी को बैटल ऑफ सरहिंद में मतलब सरहिंद की लड़ाई में हरा देता है और वापस अपना एम्पायर प्राप्त कर लेता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट मुग़ल एम्पायर जो था, मुग़ल एम्परर जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 1605 तक। तो जलालुद्दीन अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605, ठीक है, लगभग कितने 50 साल 49 साल ये शासन करता है। अकबर इज़ कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेट रूलर ऑफ द मुगल्स। तो अकबर मुग़ल वंश का सबसे महान बादशाह माना जाता था। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर एंड मेड इट एज द लार्जेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट एंड द रिचेस्ट किंगडम एट द टाइम ऑफ हिज रूल। उसने अपने एम्पायर को विस्तार किया, मतलब उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसे सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे समृद्ध राज्य बना दिया अपने समय के शासनकाल के दौरान। He was able to expand his empire up to the Hindu Kush mountains and prevented the Uzbeks and Safavids। वह अपने साम्राज्य को हिंदू कुश पर्वत तक पहुंचाने में सफल रहा, मतलब अपने साम्राज्य का उसने विस्तार कर लिया हिंदू कुश पर्वत तक, और जो हिंदू कुश पर्वत की तरफ से आने वाले उज़्बेक और सफाविड रूलर्स थे जो बाहर उधर से आके हमला करते थे, उनको रोक दिया और उनके हमलों को उन्होंने हमलों को एक तरह से बंद कर दिया। नेक्स्ट है सक्सेसर्स ऑफ अकबर, अकबर के उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी तो वैसे बहुत थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो इस प्रकार है। सबसे पहले जहांगीर, जिसका टाइमिंग रूसिया शासनकाल था 1605 से 1627। शाहजहाँ 1627 to 1658 एंड औरंगज़ेब 1658 to 1707। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो मुग़ल रूलर्स थे उनके बारे में आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ द मुग़ल इम्पीरियल स्ट्रक्चर्स, मुग़ल शाही संरचना की विशेषताएं। The institutions of an imperial structure were created in 16th and 17th century। तो मुग़ल शाही संरचना का निर्माण 16वीं और 17वीं सदियों में किया गया था। It had effective method of administration and taxation। अब इसमें उन्होंने बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड का प्रयोग किया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और टैक्सेशन के लिए, मतलब प्रशासन चलाने के लिए और कराधान के लिए, टैक्स लगाने के लिए या रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। The court was the center of the Mughal power, where political alliances and relationships were made and status and hierarchies were defined। तो जो मुग़ल दरबार जो था वह मुग़ल पावर का केंद्र था, मुग़ल शक्ति का केंद्र था, जहाँ पर राजनीतिक मैत्रियाँ और संबंध बनाए जाते थे, जिससे कि हैसियत और स्टेटस मतलब हैसियत और पदानुक्रम भी परिभाषित होती थी कि कौन कितनी हैसियत वाला हो और कौन कितने हायरार्की में कितना ऊंचा है, वो मुग़ल दरबार में ही निर्धारित होता था। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मुग़ल वाज बेस्ड ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री पावर accommodating वेरियस ट्रेडिशंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दैट द मुग़ल फेस्ड। तो जो राजनीतिक व्यवस्था थी मुग़लों की,
वह एक कॉम्बिनेशन थी, मतलब एक मिश्रण था, संयोजन था मिलिट्रीज पावर का, सैन्य शक्ति का, और वेरियस ट्रेडिशन और विभिन्न परंपराओं की, जो कि सब कॉन्टिनेंट में चल रही थी उस समय, जिसका सामना मुगलों ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक, द रीजन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। अब क्या कारण थे जी कि मुगलों ने अपने क्रॉनिकल्स बनवाए या क्रॉनिकल का उत्पादन करवाया या इतिहास या इतिवृत्त का निर्माण करवाया। द क्रॉनिकल्स written during the Mughal period are an important source to study the Mughal Empire। तो मुग़ल शासनकाल के दौरान जो भी इतिवृत्त या इतिहास लिखा गया वो मुग़ल एम्पायर के बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दे वर रिटन, अब वो लिखे गए, उसके कारण इस प्रकार हैं, क्यों लिखे गए? टू कन्वे ए विजन ऑफ एनलाइटेंड किंगडम टू ऑल दोज हु केम अंडर इट्स अम्ब्रेला, कि उन सब लोगों तक जो कि मुग़ल प्रशासन या मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, वह उन तक मुग़ल साम्राज्य के प्रबुद्ध दर्शन को संप्रेषित करना, राज्य के जो प्रबुद्ध दर्शन था उसको संप्रेषित करने का काम करने के लिए। दूसरा, टू कन्वे टू दोज हु रेसिस्टेड द रूल ऑफ मुगल्स दैट ऑल रेसिस्टेंसेस वर डेस्टिन्ड टू फेल। तो उन लोगों के लिए जो कि मुग़ल शासन का विरोध कर रहे थे, उन सब लोगों के लिए ये कहना कि वो उनके सारे विरोधों का असफल होना तय है। ठीक है, जो भी लोग मुग़ल एम्पायर का विरोध करते हैं या जिन्होंने किया है, उनको ये बताने के लिए कि उनके सारे विरोधों का असफल होना लगभग कन्फर्म है या तय है। तीसरा, टू एंश्योर दैट देयर वाज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर पोस्टेरिटी, कि शासकों द्वारा भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का लेखा जोखा सुनिश्चित करना, कि आने वाली पीढ़ियाँ भी मुग़ल एम्पायर के जो रूलर्स थे उनके बारे में जान पाए, इसीलिए उन्होंने अपने अकाउंट्स लिखवाए या क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन करवाया। द ऑथर ऑफ द क्रॉनिकल्स वर कोर्ट हिस्टोरियंस इन द मुग़ल एम्पायर। अब मुग़ल एम्पायर के जितने भी क्रॉनिकल्स थे उनके ऑथर कोर्ट हिस्टोरियंस ही होते थे, दरबारी इतिहासकार ही होते थे। हिस्ट्रीज written by them focused on events centered on the rulers, his family, the courts and nobles, wars and administrative systems। तो इतिहासकारों ने जो भी हिस्ट्री लिखी वो उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या क्या थे? शासक, जो रूलर्स थे, बादशाह जो थे, बादशाह की फैमिली, और बस जो उनका मुग़ल दरबार था, उसके अलावा मुग़ल दरबार में बैठने वाले नोबल्स या कुलीन या अभिजात वर्ग, इसके अलावा वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसके बाद युद्ध लड़ाइयाँ और प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारे उसके जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो सारे सब्जेक्ट यही थे, हिस्ट्रीज वगैरह उसका मेन सेंटर ये सारी चीज़ें थी। द टाइटल्स ऑफ द क्रॉनिकल्स सच एज अकबरनामा, शाहजहाँनामा and the Alamgirnama indicate that the histories of the empire and the court was synonymous with that of the emperor। तो क्रॉनिकल्स के उन्होंने जो भी टाइटल लिखे या जो शीर्षक लिखे, जैसे कि अकबरनामा बादशाह अकबर के शासनकाल के बारे में बताता है, शाहजहाँनामा बादशाह शाहजहाँ के बारे में, शाहजहाँनामा मतलब एक बादशाहनामा भी है, वो भी शाहजहाँ के बारे में बताता है। तो तीसरा आलमगीरनामा, आलमगीर मतलब औरंगजेब का एक ये टाइटल था, औरंगजेब ने टाइटल ग्रहण किया था आलमगीर, तो आलमगीरनामा बादशाह औरंगजेब जो था उसके शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। तो ये सारे क्रॉनिकल क्या इंडिकेट करते हैं कि ये इंडिकेट या ये बताना चाहते हैं कि जो बादशाह का इतिहास और जो साम्राज्य का इतिहास है, ठीक है, वो सारे एक दूसरे के पर्याय हैं। तो मतलब बादशाह जो रूल कर रहा है या फिर जो उनका जो एम्पायर है, उनका इतिहास लिखना ही एक दूसरे के पर्याय या सिनोनिमस है। नेक्स्ट टॉपिक, लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइटिंग क्रॉनिकल्स।
अब मुग़लों ने क्रॉनिकल लिखने के लिए कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है, इस टॉपिक में ये आएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन लैंग्वेज इन मुग़ल इंडिया। मुग़ल भारत के दौरान फ़ारसी भाषा का महत्व। द मुगल्स वर चगताई तुर्क्स बाय ओरिजिन एंड टर्किश वाज देयर मदर टंग। तो जो मुग़ल बादशाह जो थे वो चगताई तुर्क थे अपने मूल से, ठीक है, अपनी उत्पत्ति उनकी चगताई तुर्कों से हुई थी, ठीक है। एंड टर्किश वाज देयर मदर टंग, और तुर्की उनकी मातृभाषा थी, ठीक है। तैमूर जो था टर्किश रूलर था, तो मुग़ल भी अपने आप को टर्किश बोलते थे, इसलिए वो टर्किश रूलर थे और टर्किश उनकी मदर टंग थी, तुर्की भाषा उनकी मातृभाषा थी। द फर्स्ट रूलर बाबर रोट पोइट्री एंड हिज मेमोयर बाबरनामा इन टर्किश लैंग्वेज। जो पहला मुग़ल बादशाह था बाबर, उसने जो अपनी जो कविता और मेमोयर लिखा, मतलब संस्मरण बाबरनामा, वो तुर्की भाषा में ही लिखा था। तो बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था, जो कि तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। पर्शियन डेवलप्ड एज द लीडिंग लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया। अब जब भारत पर मुग़लों का शासन हुआ उस दौरान फ़ारसी भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में या मुख्य भाषा के रूप में उभर कर सामने आती है। पर्शियन वाज ए कोर्ट लैंग्वेज एंड लिटरेरी राइटिंग ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड फ्लरिश्ड विद लोकल वेरिएंट्स लाइक हिंदवी। अब मुग़लों ने फ़ारसी भाषा को अपनी कोर्ट की या दरबार की भाषा बना लिया। इसके अलावा जो भी लिटरेरी राइटिंग्स थी, साहित्यिक रचनाएं थी दिल्ली के सुल्तानों की, वो भी फ़ारसी भाषा में लिखी जाने लगी। एंड फ्लरिश्ड विद लोकल वेरिएंट्स लाइक हिंदवी, और जो यहाँ की लोकल वेरिएंट्स थी या जो लोकल प्रकार था भाषा का, हिंदवी, उसी की तरह वो यहाँ पे फलती फूलती है। इट वाज अकबर हु कॉन्शियसली डेवलप्ड पर्शियन एज ए लीडिंग लैंग्वेज इन मुग़ल कोर्ट। वो मुग़ल बादशाह अकबर ही थे जिन्होंने फ़ारसी भाषा को उन्होंने एक मुख्य भाषा बना दिया और मुग़ल दरबार की मुख्य भाषा उन्होंने घोषित कर दिया। मुग़ल ऑफिशियल हिस्ट्रीज सच एज अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन। तो मुग़ल जो ऑफिशियल हिस्ट्रीज थी, जो मुग़लों की जो सरकारी आधिकारिक जो इतिहास था, जैसे कि अकबरनामा, ये भी फ़ारसी भाषा में ही लिखा गया है। अकबरनामा फ़ारसी भाषा में लिखा गया है और बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा है तुर्की भाषा में, और अकबरनामा फ़ारसी भाषा में लिखा है। अकबरनामा को लिखा है अबुल फजल ने। अदर क्रॉनिकल्स सच एज बाबर्स मेमोयर वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम टर्किश इनटू पर्शियन बाबरनामा। तो कुछ और से दूसरे क्रॉनिकल भी थे, जैसे कि बाबर का मेमोयर था, बाबर ने जो अपना संस्मरण लिखा था तुर्की भाषा में, तो उसका भी उन्होंने फ़ारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया है। द कोर्ट हिस्टोरियंस ऑफ मुगल्स ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट सच एज रामायण एंड महाभारता इनटू पर्शियन। तो मुग़ल दरबार के जो कुछ इतिहासकार थे उन्होंने कुछ ट्रांसलेशन भी किया है संस्कृत ग्रंथों का फ़ारसी भाषा में, जैसे कि रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का भी उन्होंने फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया है, ये किया था। द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड एज द रज़्मनामा। रज़्मनामा मतलब बुक ऑफ वॉर्स। तो महाभारत का उन्होंने फ़ारसी में जो ट्रांसलेशन किया उसका नाम रखा रज़्मनामा, यानी बुक ऑफ वॉर्स या युद्धों की पुस्तक। दोज हु हैड कमांड ऑन पर्शियन वर कन्फर्ड पावर एंड प्रेस्टीज। जिन लोगों के पास फ़ारसी भाषा में कमांड थी, मतलब उसमें जो प्रकांड विद्वान थे, फ़ारसी भाषा को अच्छी तरह जानते थे, उनको दरबार में बड़ी रेस्पेक्ट और इज्जत मिलती थी और उनकी प्रतिष्ठा भी होती थी और उनके पास बड़ी पावर या शक्ति भी होती थी। इट वाज स्पोकन बाय द किंग, द एलाइट्स एंड द पीपल एट रॉयल कोर्ट। फ़ारसी भाषा राजा के द्वारा भी बोली जाती थी
उसके अभिजात और कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा भी बोली जाती थी, और जो लोग जो रॉयल कोर्ट में शाही दरबार में लोग थे उनके द्वारा भी फारसी भाषा बोली जाती थी। पर्शियन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड अदर इंडियन लैंग्वेज सच एज राजस्थानी, मराठी एंड तमिल। तो फारसी भाषा ने दूसरी भारतीय भाषाओं को भी प्रभावित किया, जैसे कि राजस्थानी भाषा को भी, मराठी भाषा को भी और तमिल भाषा को भी इसने प्रभावित किया था। इट बिकेम इंडियनाइज्ड बाय ऑब्जर्विंग इडियम्स एंड वोकेबुलरी फ्रॉम द इंडियन लैंग्वेज। तो फारसी भाषा ने जो भारतीय भाषाएं थी उनकी जो भी इडियम्स और वोकेबुलरी थी, मतलब मुहावरे और जो शब्दावली थी, उनको ग्रहण करके फारसी भाषा का इंडियनाइज्ड यानी भारतीयकरण हो गया। फारसी भाषा भारतीयकरण में मतलब परिवर्तित हो गई या इसका भारतीयकरण हो गया जब इसने भारतीय भाषाओं की जो भी इडियम्स और वोकेबुलरी थी यानी मुहावरे और शब्दावली थी उसको ग्रहण कर लिया, उसको फारसी भाषा में जोड़ लिया, जिसकी वजह से ए न्यू लैंग्वेज उर्दू स्प्रैंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन विद हिंदवी। फिर फारसी भाषा और हिंदवी भाषा के मेल से एक नई भाषा का जन्म होता है जिसको हम उर्दू भाषा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचा चैप्टर अगले वीडियोस में हम करेंगे। ऐसा आपको ये समझ में आया होगा। अगर इन टॉपिक्स में से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।